हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद कुन। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सेगमेंट रिपोर्टिंग के बारे में कि सेगमेंट रिपोर्टिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर्स के बारे में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सेगमेंट जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, एडवांटेजेस जो सेगमेंट रिपोर्टिंग की क्या एडवांटेजेस हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं सेगमेंट रिपोर्टिंग में। सो ये आज हम सब इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं सेगमेंट रिपोर्टिंग के बारे में। सब्जेक्ट चल रहा प्लेलिस्ट जो हमारी चल रही है सब्जेक्ट की, वो है अकाउंटिंग थ्योरी एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इससे पहले भी हम इस सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं फ्रेंड्स। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेगमेंट रिपोर्टिंग के बारे में। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन कि सेगमेंट रिपोर्टिंग जो है वो इंक्लूड होता है IFRS 8 में। ठीक है, ये इसके अंदर लिया जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 में एंड इंड AS 14 के अंडर ये इंक्लूड किया जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको कन्फ्यूजन है रिलेटेड टू थ्री टर्म्स की IFRS क्या है, कब आए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, तो इनकी भी सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। आप इसी के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मिल जाएगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में, IFRS के बारे में एंड इन सब की एक कंप्लीट वीडियो भी। सेगमेंट रिपोर्टिंग देखिए, इससे बात करने से मीनिंग पे जाने से पहले हम समझते हैं कि सेगमेंट रिपोर्टिंग, देखिए एक बिज़नेस है, सपोज़ कीजिए, जिसका नाम है ABC लिमिटेड, एक कंपनी है, वो बिज़नेस कर रही है। उसके जो है वो काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हैं, उसकी डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन है। जैसे कि वो प्रोडक्ट A बना रही है, प्रोडक्ट B बना रही है, देन प्रोडक्ट D भी बना रही है, वो प्रोडक्ट C भी बना रही है। इस तरीके की उसके डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन है। अब सपोज़ A जो है वो है किसी वो कोई फेयरनेस क्रीम बना रही है सपोज़, तो यानी कि वो कोई फेयरनेस क्रीम बना रही है। एंड जो B है, ये जो है वो किसी भी टाइप के इंस्टेंट नूडल्स यानी कि बनाई, यानी कि ये जो है वो FMCG में आता है। इस तरीके से डिफरेंट ये जो है D प्रोडक्ट, वो एक तरीके के शूज़ भी बना रही है, डिफरेंट उसकी प्रोडक्ट लाइन है। इस तरीके से अब देखिए A का जो रिटर्न है, जो रिटर्न B का है, जो D का रिटर्न है, जो C का रिटर्न है, सबका रिस्क और रिटर्न जो है वो अलग अलग होता है। अगर जो ABC कंपनी है अपनी, वो सिर्फ एक ही कंप्लीट बैलेंस शीट प्रिपेयर करे या सारे जो रिजल्ट्स हैं वो सिर्फ कंसोलिडेटेड दे, तो उससे जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन किसी भी यूज़र को नहीं मिल पाएगी। वो क्या करेगी, ये क्या करेगी कि आपकी जो प्रोडक्ट लाइन A है उससे रिलेटेड अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, जो B है उससे रिलेटेड अलग बनाएगी, C जो है इससे रिलेटेड अलग बनाएगी। क्यों ऐसा करेगी? बिकॉज अगर आप कंसोलिडेटेड फिगर्स लेके चलेंगे तो आपको ये समझ ही नहीं आ पाएगा कि आपकी जो कौन सी SBU जो है लॉस में है। SBU को मतलब बिज़नेस यूनिट जो हमारी होती है। कौन सी SBU आपकी लॉस में चल रही है, कौन सी SBU प्रॉफिट में चल रही है। ये हमें क्लियर नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी। इसलिए कंसोलिडेटेड फिगर की जगह सेगमेंट रिपोर्टिंग करने का जो मेथड है वो अराइज हुआ। ओके, ये था इसका एक इंट्रोडक्शन। तो चलिए उस और भी हम पढ़ते हैं। अब देखिए, डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन ऑफ लार्ज स्केल कंपनीज, बहुत सारी प्रोडक्ट लाइन होती है, मैंने अभी बताया बड़ी बड़ी कंपनीज़ की होती हैं। ओके, उसके मार्केटिंग एरिया में, और उन सब की जो प्रॉफिट होता है वो भी डिफरेंट होता है, यानी कि हर प्रोडक्ट लाइन का रिस्क भी अलग है, रिटर्न भी अलग है सॉरी, प्रॉफिट भी अलग है। इस तरीके से सेगमेंट रिपोर्टिंग जो है वो करना नेसेसरी हो जाता है उनके डिफरेंट एरियाज़ के लिए। ऑल राइट, देखिए, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट डोंट गिव साउंड रिजल्ट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस। जो आपकी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट होती है, कंसोलिडेटेड का मतलब क्या होता है कि जिसमें कंप्लीट जितनी भी सारी प्रोडक्ट लाइंस हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी SBUs हैं, उन सबको एक साथ करके उन्हीं की एक ही बार अकाउंटिंग की जाए। सेपरेट किस प्रोडक्ट ने हमें कितना प्रॉफिट दिया वो ना दिखाया जाए, वो होता है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट। तो अगर आप ऐसा करते हैं इससे साउंड रिजल्ट आपको नहीं मिल पाते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन के लिए, आपको पता है। एंड फॉर डिफरेंट मार्केट, ना ही डिफरेंट प्रोडक्ट पता चल जाता है, ना ही वो पता चल पाता है कि कौन सी मार्केट आपको अच्छा रिटर्न दे रही है। सेगमेंट रिपोर्टिंग करना ज़रूरी हो जाता है। इनफैक्ट इन USA इट इज़ कम्प्लीटली कंपल्सरी बाय FASB। USA में जो है वो FASB ने, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने इसे कंपल्सरी कर रखा है कंपनीज़ को करना, जिनके डिफरेंट SBUs हैं, कि उन्हें सेगमेंट रिपोर्टिंग ही करनी है। ऑल राइट, ये हुआ इसका कॉन्सेप्ट, इसका इंट्रोडक्शन। अगर हम इसके मीनिंग की बात करें तो देखिए, सेगमेंट रिपोर्टिंग इज़ द रिपोर्टिंग ऑफ ऑपरेटिंग सेगमेंट ऑफ ए कंपनी। किसकी हम बात कर रहे हैं? सेगमेंट रिपोर्टिंग का सिंपल सा मतलब है ऑपरेटिंग सेगमेंट की रिपोर्टिंग करना, किसी भी कंपनी के ऑपरेटिंग सेगमेंट की रिपोर्टिंग करना, जो कि डिस्क्लोज करे बहुत सारी बातों को उसके मार्केट्स में। ओके, ये हुआ सेगमेंट रिपोर्टिंग का मतलब। अब देखिए, सेगमेंट बना रहे हैं, सेगमेंट रिपोर्टिंग में हम क्या करते हैं, जो हम ये बात कर रहे हैं सेगमेंट रिपोर्टिंग में, इन्वेस्टर देखिए कौन कौन होता है, इन्वेस्टर और क्रेडिटर।
सो इन्वेस्टर और क्रेडिटर इन दोनों को इंफॉर्मेशन दी जाती है ताकि वो जो है फिनेंशियल रिजल्ट्स इनको कंपनी के थ्रू दिखाए जाते हैं ताकि वो डिसीजन लेने में यूज़ कर सके। सेगमेंट रिपोर्टिंग में यही किया जाता है, इंफॉर्मेशन अच्छे से दी जाती है। सो ये आगे कह रहे हैं कि ये सेगमेंट में बी इन द फॉर्म ऑफ अ सब्सिडरी और डिवीज़न और ए डिपार्टमेंट। एक सब्सिडरी भी आप यानी कि फर्स्ट सब्सिडरी आपकी अलग है, देन सेकेंड सब्सिडरी, देन थर्ड सब्सिडरी, आप इस तरीके से करके भी सेगमेंट बना सकते हैं, या फिर आप एक डिवीज़न से बना सकते हैं, ए डिवीज़न, बी डिवीज़न, सी डिवीज़न। डिपार्टमेंट्स भी आप अलग कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था एफएमसीजी प्रोडक्ट है जो उसका डिपार्टमेंट अलग कर सकते हैं आप, एंड जो भी आपके डिफरेंट है उस तरीके से आप आईटी सेक्टर का कोई काम कर रहे हैं आप, तो वो अलग कर सकते हैं इस तरीके से। एंड इन सम केसेस अ जॉइंट वेंचर भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। किसी भी तरीके का डिवाइड कर रहे हैं अगर आप किसी भी तरीके से, तो वो सेगमेंट रिपोर्टिंग के अंदर ही इंक्लूड होगा। बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 में मतलब और IFRS 8 में इन सब के लिए जो रूल्स दिए गए हैं सेगमेंट बनाने के लिए वो भी डिफरेंट है, राइट। सो हम आगे देखते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 दे आर 2 टाइप ऑफ सेगमेंट। 2 तरीके के सेगमेंट जो है वो होते हैं AS 17 के अकॉर्डिंग। कौन से? बिजनेस सेगमेंट एंड जियोग्राफिकल सेगमेंट। तो अब हम इसका मीनिंग पढ़ते हैं कि क्या होते हैं ये दोनों। सो देखिए, हम बात करें बिजनेस सेगमेंट की। बिजनेस सेगमेंट क्या होता है? एक डिफरेंट पार्ट होता है एंटरप्राइज का, डिस्टिंग्विश पार्ट ऑफ एंटरप्राइज को ऐसा पार्ट जिससे आप अलग कर सकते हैं, जो कि इंडिविजुअल प्रोडक्ट दे रहा हो, या कोई इंडिविजुअल सर्विस दे रहा हो, या ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट दे रहा हो, या ग्रुप ऑफ सर्विस दे रहा हो। यानी कि पूरी आपकी एक एंटरप्राइज है। हमने एग्जांपल लिया था ABC लिमिटेड का। सो ABC लिमिटेड, उसका कोई भी प्रोडक्ट अगर आप सेपरेट कर दिए, या ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट सेपरेट कर दें, ऐसे ही कोई सर्विस आप अलग कर दें, डिफरेंट की सर्विस दे रही है, तो आपने एक टाइप की सर्विस अलग रख दी, दूसरे टाइप की सर्विस अलग रख दी। या अगर आपको लगता है कि आपके पास जो टोटल 5 टाइप की आप सर्विसेज दे रहे हैं, तो उसमें से थर्ड एंड फिफ्थ जो है वो सिमिलर नेचर की है, तो सेकेंड एंड थर्ड का सेगमेंट अलग बना दिया, फर्स्ट का अलग बना दिया, देन उसके बाद फोर्थ का अलग बना दिया, इस तरीके से। तो आप किसी भी प्रोडक्ट को अलग कर रहे हैं, या ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट को अलग कर रहे हैं, सर्विस को अलग कर रहे हैं, या ग्रुप ऑफ सर्विसेज को अलग कर रहे हैं जो सिमिलर नेचर के हैं, और उसके बाद जो आपने सेगमेंट बनाए वो इस तरीके से बनाए, आपने प्रोडक्ट 1 एंड प्रोडक्ट 2 को अलग रखा, सेगमेंट बनाया। क्यों? क्योंकि उनका जो रिस्क और रिटर्न है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। इसलिए आपने, अगर आप इस तरीके से सेगमेंट बनाते हैं तो वो बिजनेस सेगमेंट कहलाता है, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग या सर्विस के अकॉर्डिंग, ठीक है। इन सबको जब आप अलग अलग रखते हैं तो वो बिजनेस सेगमेंट है, जिनका रिस्क और रिटर्न अलग अलग हो। सो ये है बिजनेस सेगमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यही कहता है बिजनेस सेगमेंट के बारे में। नेक्स्ट वो जियोग्राफिकल सेगमेंट के बारे में क्या कहता है। जियोग्राफिकल सेगमेंट इज ए डिस्टिंक्ट, वही बात है, ऐसी कोई भी चीज़ जिसे आप अलग कर सकें उसी का तो आप सेगमेंट बनाएंगे। सो डिस्टिंग्विश पार्ट ऑफ एन एंटरप्राइज दैट इज़ इन्वॉल्व इन प्रोवाइड सर्विसेज, यानी कि अगर एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, अगर हम डिफरेंट एनवायरनमेंट में, फॉर एग्जांपल आप अलग अलग स्टेट में आप क्या करते हैं, डील करती है कोई भी कंपनी। सो वो हरियाणा से प्रॉफिट होने वाला अपना अलग रखेगी, झारखंड यानी कि आपका ये जो गोवा में अगर वो कर रही है प्रोडक्ट सेल तो उसका अलग करेगी, जम्मू में कर रही है तो उसका अलग करेगी, यानी कि एक डिफरेंट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, नाम से पता चल रहा है जियोग्राफिकल, यानी कि कहीं ना कहीं एरिया की बात की गई है। सो हरियाणा से प्रॉफिट होने वाले की वो अलग सेगमेंट बनाएगी, देन जो उसको गोवा से प्रॉफिट हो रहे हैं वो उसका अलग बनाएगी, राजस्थान से हो रहे हैं वो उसका अलग बनाएगी, दिल्ली से हो रहे हैं उसका प्रॉफिट तो वो उसका अलग सेगमेंट बनाएगी। सो इस तरीके से अगर सेगमेंट बना के देन उसके अब बताएंगे कि हरियाणा में जो प्रोडक्ट सेल करते हैं उसका प्रॉफिट इतना है, दिल्ली में हो रहे हैं तो उसका प्रॉफिट इतना है। सो इस तरीके से अगर रिपोर्टिंग की जाती है तो वो जियोग्राफिकल सेगमेंट कहलाता है। और वो भी इस तरीके से बनाए गए हैं क्योंकि उन सबका जो रिस्क रिटर्न है वो दोनों अलग होते हैं। ओके, सो ये बात हुई हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 के अकॉर्डिंग जो 2 टाइप होते हैं, बिजनेस सेगमेंट और जियोग्राफिकल सेगमेंट। अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ सेगमेंट रिपोर्टिंग। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। ओके, सो एडवांटेजेस देखिए कि क्या अगर हम अलग अलग प्रोडक्ट से मिलने वाले प्रॉफिट का अलग अलग हम शो करते हैं, सो
उसका क्या बेनिफिट है? सबसे पहली बात है उसे बेनिफिट की कि बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है। जो भी इन्वेस्टमेंट, अब देखिए जो भी एसबीयू आपकी लॉस में है, एक एसबीयू आपकी प्रॉफिट में है, दूसरी लॉस में है, तीसरी मिड में है, तो आपको पता चल जाएगा कि किस में आपको इन्वेस्ट ज़्यादा करना है और किस में नहीं करना है, किस में कितना करना है। तो आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप उसी के अकॉर्डिंग ले लें। ट्रू एंड फेयर वैल्यू, ये हमें हर प्रोडक्ट की ट्रू एंड फेयर वैल्यू दिखाती है। बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की, यानी कि जो भी रिसोर्सेज आपके पास है उसको आपको ऑप्टिमम यूटिलाइज करना होता है। सो जो आपको ज़्यादा प्रॉफिट दे रही है आप उसमें किस तरीके से उसको यूज़ करेंगे, जो प्रॉफिट नहीं दे रही है आपको एसपीयू, उसमें आप रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करेंगे। सो वो आपको काफ़ी इसलिए पता चल जाता है। इसके थ्रू आप शेयर प्राइजेस में जो है वो इक्विलिब्रियम हो जाता है। इक्विलिब्रियम में शेयर प्राइजेस, यानी कि शेयर के प्राइजेस होते हैं वो जो काफ़ी सेटल हो जाते हैं। बेटर क्रेडिट डिवीज़न लिए जाते हैं, यानी कि अगर जो भी डिवीज़न है क्रेडिट का वो बहुत अच्छे से होता है, हर एसपीयू के रिस्क रिटर्न को देखते हुए होता है। कुछ और भी बेनिफिट्स हैं, जैसे क्या क्या बेनिफिट्स हैं। बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ परफॉर्मेंस, हमें अपनी जो प्रोडक्ट है उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बहुत अच्छे से पता चलता है। और बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्क एंड रिटर्न, रिस्क और रिटर्न जो है उसके बारे में, डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं सबका रिस्क अलग है, रिटर्न अलग है, तो उसके बारे में हमें बहुत अच्छे से पता चलता है। ईजी जजमेंट, काफ़ी ईजी हो जाता है हमें जज करना। सो ये कुछ एडवांटेजेस हैं आपकी सेगमेंट रिपोर्टिंग की। अब बात आ जाती है कुछ इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर क्या है रिपोर्टिंग में, यानी कि कुछ बातें जो कि सेगमेंट रिपोर्टिंग आप कर रहे हैं, प्रोडक्ट ए की आप रिपोर्टिंग अलग कर रहे हैं कि ये प्रोडक्ट जो है आप कहाँ सेल कर रहे हैं, कितना सेल कर रहे हैं एंड इससे आपको कितना बेनिफिट हो रहा है। और इस तरीके से अगर आपने बिजनेस सेगमेंट बना के फिर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आप उसको, उसके अंदर आपको क्या क्या शो करना ज़रूरी है। सो देखिए, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू रेवेन्यू, रेवेन्यू यानी कि सेल अगर आपको जितने भी कर रहे हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको देनी ज़रूरी है। नेक्स्ट, ये सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 के अकॉर्डिंग है। एंड फ़ॉरेन में अगर आप सेल कर रहे हैं सो उसकी इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी है। प्रॉफिट की, जितना भी आपको उस प्रोडक्ट से प्रॉफिट अर्न हो रहा है या उस सर्विस से जितना प्रॉफिट अर्न हो रहा है उसकी आपको इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी है। एंड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू कस्टमर मेजर सेल, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कौन कौन से कस्टमर जो 10% से ज़्यादा का आपको प्रॉफिट देते हैं, सो उनको कि इनको जो सेल आप कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी ज़रूरी है। कुछ इसी टाइप की अदर इन्फॉर्मेशन, यानी कि ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हर सेगमेंट में दी जाएगी। प्रोडक्ट ए से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, प्रोडक्ट बी से भी, देन सो ऑन। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर्स हैं जो कि रिपोर्टिंग में किए जाते हैं, ये सारे बताए जाते हैं। लास्ट टॉपिक, प्रॉब्लम क्या है आपकी सेगमेंट रिपोर्टिंग में, कि सेगमेंट रिपोर्टिंग अगर आप कर रहे हैं तो किसी भी कंपनी के लिए वो थोड़ा टिपिकल हो जाता है। क्यों हो जाता है, किस रीज़न से हो जाता है? सो देखिए, सबसे पहला जो रीज़न है वो है एलोकेशन ऑफ कॉमन कॉस्ट। ऑफ कोर्स आप कहेंगे कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर एक बहुत कोई बिज़नेस कोई कंपनी कर रही है लेकिन उसने जो रेंट पर ली हुई है अपनी कुछ फैक्ट्री, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, आपके जो 5 प्रोडक्ट हैं वो उसी फैक्ट्री में बनते हैं और उसका वो रेंट पे करती है, ठीक है। सो सपोज़ कर लेते हैं 10 लाख वो और 1 मंथ का रेंट पे कर रही है उसका। सो अब वो कैसे डिवाइड करेगी उस रेंट को? कॉमन कॉस्ट है ये, तो सब प्रोडक्ट पे चार्ज हो रही है कि प्रोडक्ट ए में कितना चार्ज करे, प्रोडक्ट बी में कितना चार्ज करे, प्रोडक्ट सी में कितना चार्ज करे वो रेंट। ओके, सो इस तरीके से कॉमन कॉस्ट को एलोकेट करना जो है वो काफ़ी टिपिकल हो जाता है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है या कुछ भी इस टाइप की चीज़ें जो कॉमन कॉस्ट अक्कर हो रही है उसको किस तरीके से एलोकेट करें, काफ़ी टिपिकल हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आती है वो है कॉस्ट ऑफ सेगमेंट डिस्क्लोजर। सेगमेंट डिस्क्लोजर करने में आपको पता है ये कितना कॉस्टली है, इसमें टाइम भी लगता है, प्लस इसमें नॉर्मल अकाउंटेंसी के साथ साथ आपको एडवांस स्किल्स भी चाहिए होती हैं। सो इसी वजह से ये काफ़ी कॉस्टली हो जाता है, यानी कि खुद सेगमेंट को डिस्क्लोज करने की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट देखिए, इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन। अब भाई आपने कर दी सेगमेंट रिपोर्टिंग, ठीक है, आपने बता दिया कि मेरे को प्रोडक्ट ए जो है ना जो मैं बना रही हूँ वो मुझे प्रॉफिट दे रहा है हर मंथ 80,000 का, जो बी है वो दे रहा है मुझे 40,000 का और जो सी है वो मुझे दे रहा है 50,000 का। तो अब लोगों को लगेगा जिस अकॉर्डिंग ये काम कर रहे हैं, यानी कि जो उसका 80,000 वाला प्रॉफिट है जो प्रोडक्ट ए है, क्यों ना हम भी उसी लाइन में एंटर करें जब वो इतना ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है। तो इस तरीके से जब लोग देखते हैं कि आपको इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है इस प्रोडक्ट लाइन से या इस एसबीयू में इतना ज़्यादा प्रॉफिट है, सो वो उसी में एंटर करना चाहते हैं, उसी में एंटर करते हैं, जिससे जो कॉम्पिटिशन है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग ऑफ प्रॉफिट ऑफ वन प्रोडक्ट है। किसी भी एक प्रोडक्ट का प्रॉफिट कितना है ये निकालना बहुत टिपिकल होता है। आप सपोज़ करिए कोई भी कंपनी है, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी एक शॉप है, ठीक है, ये एक शॉप है
तो इसमें काफ़ी सारा मटेरियल है, जनरल स्टोर की शॉप है। सो अब वो कैसे एक दिन में याद रखेगी कि कितने उसके सोप बिके हैं, कितने उसके शैम्पू बिके हैं, या कितने जो उसके और भी अदर मटेरियल्स हैं, सेफ्टी पिन उसके कितने बिकी हैं, या कुछ भी आप कह सकते हैं, क्रीम उसने कितने सेल की है। सो एक दिन में वो क्या वो याद रख सकती है कि वो कितने जो शैम्पू सेल कर रही है, कितनी क्रीम सेल कर रही है, कि उससे प्रॉफिट कितना हो रहा है और उससे कितना हो रहा है। और ऐसे वो डेली क्या कर सकते हैं और क्या वो हर मंथ कर सकते हैं? नहीं। तो ये करना थोड़ा टिपिकल हो जाता है कि एक प्रोडक्ट से पर्टिकुलरली आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये निकालना जो है वो थोड़ा टिपिकल होता है। इनफैक्ट जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, सो उन्हें भी ये प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है, राइट। नेक्स्ट लास्ट जो प्रॉब्लम आ जाती है वो आ जाती है मैनेजमेंट कंजर्वेटिज्म की। वो आ जाती है कि कुछ बायसनेस होती है या फिर मैनेजमेंट की कुछ अपनी अजम्पशंस होती हैं अकाउंट्स में। जैसे हमने पहले भी पढ़ी होगी, हर मैनेजमेंट की अपनी कुछ अजम्पशंस होती है जिसे लेकर वो अपनी अकाउंटिंग करती है। सो इसीलिए सेगमेंट रिपोर्टिंग भी जब करते हैं तो वही एजम्पशन जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज हमने पढ़ा सेगमेंट रिपोर्टिंग के बारे में। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब फॉर सपोर्ट। टिल देन फ्रेंड, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।